क्या दोस्तों देखिए, आज है ना मुझे इन्होंने टॉपिक दिया है कि लाइफ के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर हों भी तो हम कैसे उसके बावजूद भी ठीक मूड से रह सकते हैं। तो मैंने कुछ आपके लिए कुछ संदेश है जो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आपको पता है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एंजॉइंग लाइफ डिस्पाइट चैलेंजेस। अभी आपको पता है, अभी आपने सुना कि एटेक्सिया जो है ये एक इस तरह का रोग है जो कि जान तो नहीं लेता, ठीक है, लेकिन ये पूरा तरह से कई बार क्योर नहीं होता है और आगे बढ़ सकता है। थोड़ा सा डिसेबलिंग हो सकता है, आपको बात करने में, चलने फिरने में और कई चीज़ों में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, मल्टीपल सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन जिस बात पे मैं आज जोर दे रहा हूँ वो ये है कि उसका काफ़ी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो देखो, रोग कई बार होता है इतना और उसका इम्पैक्ट होता है इतना। कई बार वैसे भी लाइफ में कई बार प्रॉब्लम होती है इतनी और डर होता है इतना। नमस्कार, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं थोड़ी देर में जवाब दूंगा। तो मैं आपसे कुछ, जैसे अगर आपको बीमारी है तो आप एक अच्छे मरीज कैसे बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि पहली बात तो आप उस डॉक्टर को देखो जिस पे आपको भरोसा हो, ठीक है। मेरे ख्याल से लाइफ में आदमी दो ही बार सबसे बड़ी जुए खेलता है, एक बार शादी करते वक्त और एक बार डॉक्टर चुनते वक्त, ठीक है ना। अब जिसको चुन लिया उसको चुन लिया, बार बार छोड़ना नहीं है, बदलना नहीं है। तो पहला तो यह है कि जिस पे भरोसा हो उसको देखो। दूसरा यह है कि डॉक्टर की बातें मानो और गूगल डॉक्टर को छोड़ो। ये गूगल हमेशा आपको परेशान करेगा और ये कभी आपको गूगल करके आप ज्यादा रिलैक्स हो, वाह अच्छा ऐसा था, ऐसा नहीं होगा, और तेरे की बाय गॉड ऐसा है, ऐसा मूड खराब करेगा। सो गूगल विल नेवर हेल्प यू। वो तो बना ही है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। और आपको जैसे अभी बात कर रहे थे, स्पीच लैंग्वेज थेरापी, फिजियोथेरापी, ये सब चीजें हेल्प करती है। मूड का भी बहुत ध्यान रखना है। मूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए जरूरत हो तो साइकोलॉजिस्ट या इवन साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। अब अगर किसी के फैमिली में एटेक्सिया है तो हम लोग दूसरे घर वालों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग डिसीज एंड वी में, जैसे कि मैंने बताया, वी में ऑलवेज ओवर रिएक्ट। ऐसा लाइफ के अंदर वैसे भी हर क्षेत्र में होता है कि हम ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। आप विश्वास करें, जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं तो देयर इज एन ओवर रिएक्शन। आप बात भी कर रहे हैं तो ओवर रिएक्शन है, गुस्सा करना तो डेफिनेटली ओवर रिएक्शन है। लेकिन हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, बढ़ा चढ़ा कर देखना, बढ़ा चढ़ा कर बारे में सोचना, ये हमारी फितरत है। सो ये हर चीज में होता ही है कि हम हर चीज में, बच्चों के साथ हम बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। बीमारी कोई तरह का कर्ज या पनिशमेंट नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल बेहुदा बात है कि आपको किसी तरह का पनिशमेंट मिल रहा है या उसको उस तरीके से देखा जाए कि ये एक तरह का पनिशमेंट है। Most patients can still live a very useful life, and occupational therapy is very very important. अब एक बीमारी अगर हो भी गई है तो कम से कम दूसरी बीमारियों से तो बचे। अब ऐसा तो न करो कि आपको एक बीमारी हो गई है अब आप दूसरी बीमारियां भी हो जाए। फिर ऐसा तो भगवान ने नहीं कहा तुमको एक हो गई है तो दूसरी नहीं देंगे, तो दूसरी और दे सकता है। तो कम से कम उसका तो एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए हमको। दवाइयों से क्या फायदा होगा क्या हमको? मोस्टली यस। तो इसलिए डॉक्टर से सलाह करना है और उनके रिक्वायरमेंट और उनके साइड इफेक्ट्स, इसके बारे में भी आपको जरूर से पूछना चाहिए। जरूर किसी भी और बीमारी की तरह ओवर ट्रीटमेंट या अंडर ट्रीटमेंट दोनों ठीक नहीं है, दोनों से बचने का कोशिश करें। अब आप बोलोगे हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, क्योंकि मैं एक फिटनेस में बात करता हूं तो मेरी इच्छा होती है कि मैं आपको बताऊं कि दूसरी बीमारियां ना हो उसके लिए क्या किया जाए। तो मेरा मंत्र है MADE,
आप अपने आप से ये प्रश्न पूछें, हैव आई मेड माई डे, रात को सोने से पहले। तो ये 4 चीजें MAD क्या है? एम इज मेंटल रिलैक्सेशन। दिन में 8-10 बार हंस लिए, चुटकुले कर लिए, खुश रह लिए, थोड़ा अपना गुस्सा धीरे धीरे कम हो। और ये कौन बताएगा गुस्सा कम हो रहा है? बीवी बताएगी, हस्बैंड बताएगा, बच्चे बताएंगे, नौकर चाकर बताएंगे, बाहर वाले लोग नहीं बताएंगे। और थोड़ा कम सोचे, थोड़ा बुद्धू होकर रहे। मैं हमेशा सोचता हूं ज्यादा बुद्धि से आदमी खुश नहीं रह सकता। बुद्धि से बुद्ध तो बन ही नहीं सकते। बुद्ध बनने का रास्ता तो बुद्धू बनने से ही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुद्धि को विश्राम करना चाहिए, अदरवाइज आप चोट खाते रहोगे, अंदर दिल पे लेते रहोगे चीजें। अगर आपको दिल पे चोट लगने से बचना है तो बीच बीच में एटलीस्ट एक्टिंग करनी है कि अच्छा मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छा ठीक है, होगा, ऐसे करना पड़ेगा। दूसरा है अवॉइड एडिक्शंस, किसी भी तरह का और एडिक्शन ना हो। डाइट कंट्रोल, खाने पीने का ध्यान रखना है। अटेक्सिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट डिसीज नहीं हो सकती, या बीपी नहीं हो सकता, या शुगर नहीं हो सकती। आप नहीं चाहोगे कि एक और बीमारी बढ़े। तो खाने पीने में क्या है? जो भी खाएं घर का खाएं। आप में से कितने लोग घर का ही खाना खाते हैं? अच्छा, सभी नहीं, हाथ ऊपर ही रखिए। अब मेरे साथ कहिए, मैं घर की बनी हुई सेव खाता हूँ, घर के बने हुए ब्रेड खाता हूँ, घर के बने हुए बिस्किट खाता हूँ, घेवर घर का, गजक घर की, रेवड़ी घर की, फीनी घर की, मिठाइयाँ घर की, बिस्किट घर के। देखो सबके हाथ नीचे हो गए। कौन घर का खाना भाई? बाहर की चीजें खरीद खरीद के घर में ठूस ठूस के रख लो और खाते जाओ, बोलो घर का ही खा लो। घर पे बना हुआ खाएं। तो डाइट का फॉर्मूला क्या है? मैं नहीं मानता हूं कि हार्ट के लिए अलग, कैंसर के लिए अलग, डायबिटीज। अब क्या मैंने पार्टी दी आपको तो क्या 4 अलग अलग बनाऊंगा क्या? अच्छा भैया शुगर है तो दवा ले जाओ, कैंसर वाले यहाँ जाओ, डायबिटीज वाले इधर खड़े हो, ऐसा थोड़ी होगा। डाइट तो सबके लिए है, यूनिवर्सल डाइट। खाने का सामान खेत से मंगाएं, किचन में उसे पकाने योग्य बनाएं, पचाने योग्य। घर का बना हुआ खुशी से खाएं और बाहर का फैक्ट्री का घर न लाएं। यही है यूनिवर्सल डाइट, जो कि है सबके लिए राइट। खाने का सामान खेत से मंगाएं, किचन में उसे पचाने योग्य बनाएं और आखिर में किसी ना किसी तरह की एक्सरसाइज करना। आप में से कई लोग जो चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, वो भी एक्सरसाइज नियमित कर सकते हैं। और उसका तरीका एक मैं आपको अभी बता रहा हूं। जिनके घरों में बड़ी घड़ी नहीं है, वो घड़ी खरीद लो। दीवार घड़ी आती ना, वॉल क्लॉक, जिसमें हर घंटे पे वो आवाज करती है। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक, जैसे ही 1 घंटा पूरा हुआ, 8 बज गई। अब 8 बजे से 10 बजे, 8-10 तक, मतलब 10 मिनट तक आपको किसी तरह की एक्सरसाइज करना है। बैठे बैठे एक पैर को सीधा करा, मोड़ा, सीधा करा, मोड़ा, सीधा करा, मोड़ा। 10 बार ये किया, 10 बार ये किया, ठीक है ना? फिर 10 बार ये किया, 10 बार ये किया, हो गए 10 मिनट। अब 50 मिनट चाहे जो करो। अब 9 बज गई, 9 बजे की घंटी बजी, फिर 9 बजे से 9 बज के 10 मिनट तक। अब आप हाथ की करो, कंधों की करो, आप गर्दन की करो, आप प्राणायाम करो। जो लोग चल सकते हैं वो पकड़ पकड़ के थोड़ा चले, 10 मिनट करें, फिर आप 50 मिनट कुछ और काम कर लो। तो 8 बजे से 8-10 तक, 9 बजे से 9-10 तक, 10 बजे से 10-10 तक, हर 1 घंटे में 10 मिनट एक्सरसाइज करिए। हो जाएगा आपका कोटा पूरा दिन भर। MADE, ये 4 चीजें ध्यान रखें, मस्त रहेंगे आप। और मुंह में पानी आ रहा है क्या देख के? ये तो हमारा इंदौरी प्यार है। मतलब मैं कह रहा हूं घर का खाओ। और इंदौर में कोई अच्छा, तो यार पिछली बार इंदौर में नहीं आया था ना, तो तूने पिछली बार छप्पन नहीं गया था, इस बार छप्पन जाएंगे। नहीं यार, सराफा जाएंगे। इंदौर में और कुछ है ही नहीं, गोमटगिरी नहीं है, तारामंडल नहीं है, और कुछ नहीं है हमारे पास। यही 2 जगह। खुद भी खाओ, दूसरों की भी तबीयत खराब करो। इस प्यार को क्या नाम दूं? देखो पीछे बढ़ जाओ खिला खिला के। भाई साहब, आपको आपकी साली ने आज तक ककड़ी खिलाई? जिया जी मेरे हाथ से ककड़ी खाओ, सूप ले मेरे हाथ से। नहीं जिया जी, मेरे हाथ से एक लड्डू तो और खाना ही पड़ेगा। अरे तुम्हारी जिया जी लड्डू खा खा के लड्डू जैसे हो गए, कितना लड्डू खिलाओगे उनको? तो आपने अपनी बहन दी हुई होती है, बेटी दी हुई होती है, जो यहाँ पे सासू माँ बैठी है,
मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जवाई को खिला खिला के बीमार क्यों करते हो? जरूरत से ज्यादा खिलाओ मत। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। केक खाइए, हमारे हाथ से भी केक खाइए, हमारे हाथ से भी केक खाइए। और केक खिला खिला के 2-4 दिन तो हैप्पी बर्थडे कम कर दिए तुमने उसके बर्थडे के दिन। कितना केक खिला दे। अच्छा, आज तक मैंने देखा नहीं किसी ने हाथों के केक खिलाया। ऐसे ही मुंह में हाँ जी केक खाओ, मेरे हाथ से भी, अरे हाथों दो, अरे खा लो यार। अब आप चाहते हैं तो मोमबत्ती बुझाने की बजाय दिया लगाते, और केक काटने की बजाय घर का हलवा बनाते, वो भी तरीका हो सकता है बर्थडे सेलिब्रेट करने का। और वॉकिंग वगैरह तो करना चाहिए, खासतौर से मुझे लगता है महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब महिलाएं वॉकिंग करती है तो पुरुष भी वॉकिंग करते हैं। अब देखिए कुछ और बात करते हैं। मेरे को उन्होंने कहा 1 घंटे का सेशन है, मैं 1 घंटा तो बोल ही नहीं सकता हूँ, और आप सब सुझाओगे 1 घंटे, मैं शायद 10-15 मिनट। थोड़ी सी मन की बात है। आपको लगता है आप ही को स्ट्रेस है, ऊपर वाले को भी स्ट्रेस है और नीचे वाले को भी स्ट्रेस है। देखिए हर व्यक्ति को किसी ना किसी तरह का भगवान कोटा दे देता है, हर व्यक्ति को दे देता है। और हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं दोस्तों, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है। ये अभी डॉक्टर पौराणिक नहीं है, मैं सर को कई बार बात करता हूं, सर ये माइंड कहां होता है ब्रेन में? ये माइंड जो है ना, ये ओवर थिंकिंग के लिए हम लोग सब गुलाम बन गए अपने दिमाग के। थिंकिंग हैज बिकम अ डिसीज। मोर पीपल सफर फ्रॉम थॉट अटैक्स देन हार्ट अटैक्स। हृदयघात से ज्यादा विचाराघात। हृदयघात होता है 10 में से 1 को, विचाराघात है 10 में से 10 को। इसलिए कई बार एक्चुअल रियलिटी हमें कभी नहीं पता पड़ती। ये भी एक बड़ा एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट। वी एक्चुअली नेवर कैन सी व्हाट इज द फैक्ट। जो भी हम देख रहे होते हैं अपनी पुरानी कंडीशनिंग के चश्मे के थ्रू देख रहे हैं। एग्जैक्ट रियलिटी क्या है वो हमें कभी नहीं पता होता। अभी मैंने पिछले 55 वर्षों में जो देखा, समझा, अपनी धारणा बना ली। अब हर चीज को मैं उसी लेंस के थ्रू देख रहा हूं, तो वो हो गया तैयार, उसको बदलना मुश्किल है। तो हम लोग सब रियलिटी को नहीं देख रहे। एक बहुत ही गर्मी के दिन बहुत मुश्किल से एक संत पहाड़ पे जा रहे, अपने साथियों के साथ, शिष्यों के साथ, किताबों का बोझा और पसीने में लथपथ हो रहे थे। तब उन्होंने देखा दूर उनको लगा कि एक जो है लड़की एक बच्चे को गोदी में उठा के लाई। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्या अपन तो इतने थक गए, ये लड़की इतनी धूप में बच्चे को कैसे गोदी में उठा के जा रही है? तो शिष्यों ने कहा खुद जाके पूछ लो उसी से। तो उन्होंने हाँ यार अपन तो इतने थक गए खड़े होके नहीं। तो वो गए उसके पास और उन्होंने पूछा, अरे आप ये बताओ कि आपने इतना बोझा कैसे उठा रखा है? तो उस बच्ची ने क्या जवाब दिया दोस्तों? उसने जवाब दिया, श्रीमान बोझा तो आपने उठा रखा है, ये तो मेरा भाई है। किताबों का बोझा आपने उठा रखा, ज्ञान का बोझा आपने उठा रखा, आपको बोझ लगा, ये मेरा भाई है। तो जब आपके रिश्तेदारों को कोई ऐसी बीमारी हो जाए, नहीं लगेगा भारी आपको, वो आपका फैमिली मेंबर है, वो आपका भाई है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपका बच्चा है, कोई बोझा नहीं, बिल्कुल बोझा नहीं। इट्स ऑल पर्सपेक्टिव। अधिकतर जैसे मैंने शुरू में कहा, हम लोग रिएक्ट करते हैं और हमको करना क्या चाहिए? रिस्पॉन्ड। और क्या अंतर है दोनों में? रिएक्ट तुरंत करते हैं, रिस्पॉन्ड सोच के करते हैं। रिएक्शन में हमेशा वायलेंस है, हमेशा वायलेंस है रिएक्शन। रिस्पॉन्ड में नॉन वायलेंस। तो हमको कोशिश करना चाहिए जीवन में हम लोग रिएक्ट कम करें, रिस्पॉन्ड ज्यादा करें। अच्छा वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, पता है तो तेरे बारे में भी ऐसा कह, अरे कह दिया होगा यार, कोई नहीं है, ऐसा हो गया होगा उसके मन में, ठीक है। दैट इज डिफरेंट। दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न, हाउ टू लिसन एंड स्पीक अनप्लेजेंट थिंग्स प्लेजेंटली। ये चीज सीखने की है, हाउ टू लिसन
and speak unpleasant things pleasantly. So we need to learn respond. जब भी आपका मेरा किसी का मूड खराब हो, एक बात तो 100% है, और वो क्या बात है? वो यही बात है कि हम ओवर रिएक्ट करें। मुझे पता है आप लोग शायद नहीं स्वीकार कर रहे इस बात, क्योंकि आप अभी भी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में दोस्तों जो आपकी मूड को टच कर सके, अगर आप अलाउ ना करें तो। और ये मैं आपको अभी प्रूव करता हूं। वी ऑलवेज गिव मोर इंपॉर्टेंस टू अ लेस इंपॉर्टेंट थिंग। तो फिर मेरा प्रश्न आपसे यह है कि फिर इंपॉर्टेंट है क्या? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ? चलिए आइए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार आपकी कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, पर अगर मैं आपको ये कह दूं कि देयर आर नो प्रॉब्लम्स, देयर आर नो प्रॉब्लम्स, तो फिर क्या होता है? तकलीफें क्या होती हैं? ये देखिए, ये इक्वेशन है। प्रॉब्लम इज एक्चुअली अ सिचुएशन जिसमें छौंक लगा दिया भावनाओं का। प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू सिचुएशन प्लस इमोशंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर प्रॉब्लम में से इमोशन हट जाए तो सिर्फ सिचुएशन बचेगी, और सिचुएशन इज इजी टू हैंडल। स्थिति है, समस्या नहीं है। समस्या प्लस भावना, स्थिति प्लस भावना इज इक्वल टू समस्या। और समस्या में से आप डर हटा दो, गुस्सा हटा दो, फ्रस्ट्रेशन हटा दो, तो वो सिर्फ स्थिति है। अब स्थिति को तो आप हैंडल कर सकते हो, उसको पर्सनल मत बना। वो जब आपकी ईगो को टच करता है, जब मेरे अहम को टच करता है, तभी वो प्रॉब्लम फील होता है कि ये मेरा प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये स्थिति है। आप अपने आप को दूर कर दो उससे, नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं टच कर सकती। हाँ, एक स्थिति है। हमने नेपाल में 17 साल बिता, और अभी जिस पुस्तक का जिक्र हो रहा है दिल से दिल तक, उसमें मैंने 52 कहानियां लिखी मरीजों की। डॉक्टर पुराणिक भी अपनी इस तरह की कभी किताब लिखा है। उसमें से एक कहानी ये दोस्तों, मैं वहां पर काफी बड़े फेमस डॉक्टर थे। मैंने जैसे बताया, राजा का, प्रधानमंत्री का, सबका एंजियोप्लास्टी किया, सबका ऑपरेशन किया, तो बड़े दूर दूर से लोग आते थे। एक बार मेरे पास एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो होता है रिम्पुचे, उनके कुछ शिष्य आए। डॉक्टर साहब इनको देखने चलो जरा मॉनेस्ट्री। हमने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, जिसको दिखाना वो इधर ही आती है। नहीं डॉक्टर साहब चलिए, बड़े सीनियर हैं। कई सारे फोन आ गए, उनको रात को बहुत तकलीफ हुई, उनको पेट दर्द हो रहा था, खांसी आ रही थी। हमने कहा चलिए जी चलते। बड़े बेरुखे मन से मैं पहुंच गया उनके। अब मैं उनके आगे पूछा, हाँ जी श्रीमान कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं डॉक्टर साहब। आपको क्या तकलीफ है? नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं। बड़े अजीब हो यार। मैंने उनके शिष्यों की तरफ देखा। मैंने कहा भाई साहब ये उठा के लाए मेरे को अपने अस्पताल से। आप कहते हो आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये कह रहे हैं कि आपको रात भर पेट दुख रहा था, आपको खांसी आ रही थी, बुखार हो गया था। अच्छा अच्छा, पेट, हाँ पेट में दर्द था। नहीं आपने मुझसे पूछा मुझे क्या तकलीफ? मैं ठीक हूँ। हाँ मेरे पेट में दर्द था, हाँ मेरे को खांसी वासी थी, पर तकलीफ। तब मुझे यकीन हुआ कि अच्छा कोई आदमी अपने को अपने शरीर से जुदा देख सकता है। हाँ आपको बोलने में तकलीफ है, आपको चलने में तकलीफ है, हाँ मेरे शरीर को तकलीफ है, मैं ठीक हूं। और विश्वास करिए, करीब 2 हफ्ते पहले एक महिला मेरे ओपीडी में आती है, बहुत ही एवरेज लुकिंग ऑर्डिनरी वुमेन, आप कल्पना नहीं कर सकते। और इतनी सीरियस उसकी फाइल देखी मैंने, और फिर मैंने मुंह ऊपर करके उससे पूछा, दीदी आप कैसे हो? डॉक्टर साहब अंदर से तो बहुत अच्छी हूं, बस शरीर में तकलीफ है। वो 3 दिन तक आईसीयू में थी उसके बाद मेरे, लेकिन उसका पहला सेंटेंस ये था, अंदर से तो बहुत अच्छी हूं, हाँ शरीर में कुछ तकलीफ। उसको नहीं पता था कि मैं क्या हूं और मुझे कैसा लगेगा इस सुन के। उसने अपने मन से कहा, कोई मुझे इंप्रेस करने को नहीं कहा, वो मुझे जानती नहीं थी।
पर आप देखो ऐसे अद्भुत लोग हैं दुनिया में जो अपनी बीमारी को अपने से अलग देख सकते हैं, अपने शरीर को अपने से जुदा देख सकते हैं। ये सब सीखना है हमको। एक बार हम कहीं घूमने गए, तालाब में देखा 2 बतख झगड़ रहे थे आपस में। ऐसा लग रहा था चे 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 चे। फिर देखा कि थोड़ी देर बाद दोनों अलग अलग हुए, दोनों ने अपने पंख ऐसे करे और ऐसे 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 करके क्वेक क्वेक करके और फिर अपनी अपनी जगह चले गए। सारी बातें वही की वही भूल के, एक अपने मस्त में, एक अपने मस्त में। मैं आपसे निवेदन करता हूँ दोनों जने सब लोग हाथ साइड में कर ले, दोनों हाथ साइड में कर ले, पीठ सीधी कर ले और मेरे साथ जोर से कहें क्वेक 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 क्वेक। कभी भी मूड ऑफ हो जाए, कहीं अटक जाए, क्वेक 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 करके आगे बढ़े। ये सीखा मैंने इनसे। अटकना नहीं है, अटक के बैठ जाते हैं। तो ये प्रश्न था ना कि इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में। आप बोल रहे हो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? तो अगर मैं आपसे भी पूछूं, अब समय नहीं है इसलिए मैं खुद ही आंसर देता हूं। अधिकतर लोग बोलते नहीं है मनी, तो मैं सोचता हूं सर सबकी सैलरी आधी कर देता हूं कल से। पैसा कोई नहीं बोलता, जबकि इंपॉर्टेंट है पैसा। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? आपका जॉब। और क्या हो सकता है? आपका नाम। और क्या हो सकता है? आपकी फैमिली, आपका स्वास्थ्य। और कुछ बचा? यही है ना 5 चीजें। और कुछ लोगों से पूछो तो वो बात करते हैं खुशी, हैप्पीनेस, पीस। अब आप ये देखो कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है ऊपर जो 5 लिखी है जो कि परमानेंट है? कोई ऐसा चीज है जो परमानेंट है? मैं फिटनेस में काम करता हूं, मैं मैराथन करता हूं, मैं 50-60 बार हाफ मैराथन दौड़ चुका हूं। आज भी सुबह 3 बजे उठा हूं, 4 बजे बदनावर गया हूं, वहां पे मैराथन करी है। फिर 8 बजे बदनावर से वापस आया हूं, फिर 10 बजे यहाँ पहुंच के नहाकर फिर आपके पास आया। पर वो बात नहीं है। पर पॉइंट ये है, इतना सब करने के बाद भी आज आपको कोई लगता है कि कोई 200 साल तक जिएगा? जिएगा क्या 200 साल? और कोई मेरी एक भी बात नहीं माने तो सब 50 में भी नहीं मरेंगे। इसका मतलब आपका बेस्ट डॉक्टर यहाँ है और ईश्वर यहाँ। बेस्ट हार्ट के डॉक्टर को हार्ट अटैक होने वाला है, बेस्ट कैंसर के डॉक्टर को भी कैंसर होने वाला है। कई बार मैं अपने साथियों को भी कहता हूँ मरीज को ज्यादा डराए मत करो। और यार इतना सीरियस हो गया, पता नहीं 6 महीने तक जिएगा कि नहीं जिएगा। मालूम पड़ा मरीज तो 3 साल से आ रहा है और तुम्हारे पता नहीं 6 महीने बाद तुम कहा चलेगा। कोई भरोसा नहीं है लाइफ का। तो नश्वर है, शरीर भी नश्वर है और बाकी सब चीजें भी परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज हो, इनमें से कोई चीज परमानेंट नहीं है, कोई चीज पूरे आपके हाथ में नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू से इज आउटसाइड वर्ल्ड इज नॉट ऑल दैट रियल, ऑल दैट इंपॉर्टेंट, ऑल दैट बिग एज इट अपीयर्स। बाहर की दुनिया जितनी चकाचौंध करने वाली, बहुत जरूरी, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल लगती है, कोई भरोसा नहीं है लाइफ का। तो नश्वर है, शरीर भी नश्वर है और बाकी सब चीजें भी परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज हो, इनमें से कोई चीज परमानेंट नहीं है, कोई चीज पूरे आपके हाथ में नहीं है। So what I want to say is, outside world is not all that real, all that important, all that big as it appears. बाहर की दुनिया जितनी चकाचौंध करने वाली, बहुत जरूरी, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल लगती है, होती नहीं है। और आपके इस विश्वास को जहां से भी, जिससे भी इस चीज को और बल मिले कि बाहर की दुनिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी लगती है, वही सत्संग है, वही अध्यात्म है। ऐसे ही पुस्तकें पढ़ना चाहिए, ऐसे ही भक्ति के गीत गाना चाहिए, ऐसे ही लोगों के साथ बैठिए, ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठिए, ऐसे ही लोगों की बातें सुनिए जिनको सुन के आपको ये विश्वास होता जाए कि बाहर की ये सारा जो खेल है वो उतना इंपॉर्टेंट, उतना रियल नहीं है जितना लगता है। सो फिर प्रश्न यही है, फिर आखिर इंपॉर्टेंट है क्या? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन आउटसाइड वर्ल्ड? और दोस्तों ये है आंसर उसका, नथिंग। और इस चीज को मान लेना और इस तरह से जी पाना कि बाहर की दुनिया में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, यही महत्वपूर्ण है।
दिस इज महत्वपूर्ण। क्या महत्वपूर्ण है? कि ये मान लेना कि कुछ महत्वपूर्ण नहीं, यही महत्वपूर्ण। टू एक्सेप्ट, टू लिव, टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नथिंग important, really important in the outside world is the only important thing in life. And that is why and how you can reach this stage called स्थित प्रति। चलिए अब हम आखिरी के कुछ पार्ट में आ गए, ज्यादा बोर मत हो, यहां तक पहुंच गए, ठीक है? सॉरी, अच्छा मेरा एक और प्रश्न आपसे, आप में से ऐसा कोई है जिसके घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो सबको प्रॉब्लम है। अच्छा ऐसा बताओ, इस वक्त इस क्षण किसको किसको प्रॉब्लम हो रही है? अरे अभी पूछा कि किसको प्रॉब्लम नहीं है, सबको प्रॉब्लम है। अभी पूछा इस क्षण किसको प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों क्या पता पड़ा कि वर्तमान क्षण में प्रॉब्लम नहीं होती। जो जेल में भी बैठा है उसको वर्तमान क्षण से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शारीरिक समस्या हो सकती है, डॉक्टर साहब कितना बोल रहे हो, सिर दुख रहा, भूख लग रही है, पेशाब आ रही है, वो प्रॉब्लम अलग है, शारीरिक प्रॉब्लम की बात नहीं करते। लेकिन अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम इन द करंट मोमेंट। पर ये हमारा दिमाग करंट मोमेंट में हमको रहने नहीं देता, वर्तमान क्षण में रहने नहीं देता है। दैट इज द व्हाई वी फील द प्रॉब्लम। हमको वर्तमान क्षण से बाहर कौन ले जा रहा है? और वो है डर। डर इज द मदर ऑफ ऑल नेगेटिव इमोशंस ऑफ आवर लाइफ। जो गुस्सा है वो डरा हुआ है, जो डिप्रेस्ड है वो भी डरा हुआ है, जो जेलसी में है वो भी डरा हुआ है। हर चीज डर से ही पैदा होता है। गुस्सा वाला भी डरा हुआ है, डर से ही गुस्सा पैदा होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए। हम सबको निडर होने का कोशिश करें, डरेंगे नहीं, गलत काम करूंगा नहीं, फिर किसी से डरूंगा नहीं। अमीर होने के कई तरीके हो सकते हैं, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली आपके झुंझुना कौन सा लिया हुआ है आपने लाइफ में, उसका पता लगाओ, उसका हिसाब करो। हर व्यक्ति को झुंझुना चाहिए। झुंझुना जानते हैं, खिलौना, बाजा बाजा, जिससे आप खुश हो रहे हो। अब खुशी के खिलौने हर आदमी के पास अलग अलग है। आप चाहो तो आपको एफिल टावर पेरिस जाकर खुश होना है, आप चाहो तो आप 4 पैक दोस्तों के साथ लगाओ, उससे खुश होना है। आप एक किताब पढ़ के खुश हो जाते हो, तो आपको कैसे दुखी करूं? आप अपने कुत्ते के साथ खेल के खुश हो जाते हो, कैसे दुखी करूं? आप एक गाना गुनगुना के खुश हो जाते हो, कैसे दुखी करूं आपको? मेरे शरीर में बहुत दम है क्योंकि मेरी जरूरतें कम है, उसको कैसे दुखी करोगे जिसकी जरूरत ही कम है? हमारे पिताजी ने सिखाया, 100 साल पुरानी एक प्रार्थना है। अब मैं आखिरी के कुछ स्लाइड्स पे आ गया। मैं चाहता हूं दोस्तों आज ये सब आप अभी का अभी याद करके जाइएगा। 3 सेंटेंसेस, सेरेनिटी प्रेयर। पहला, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि जिन चीजों को मुझे बदलना है मैं बदल सकूं। मैं पूछूंगा आप में से किसी एक से, ठीक है? तो याद कर लो तीनों से। मुझे इतनी शक्ति दो कि जिन चीजों को बदलना है मैं उन्हें बदल सकूं। मुझे इतनी सहन शक्ति दो कि जिन्हें नहीं बदल सकता हूं उन्हें स्वीकार कर सकूं। और मुझे इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि दो कि यह तय कर लूं कि किसे बदलना है और किसे सहना। ये ऐसा है। गिव मी करेज टू चेंज द थिंग्स आई शुड चेंज। गिव मी सेरेनिटी और टॉलरेंस टू एक्सेप्ट थिंग्स gracefully, happily, which I cannot change. और मेरा हाथ ठीक से काम नहीं करता है, हाथ ऐसे कांपता है, बोली थी। एक्सेप्ट। एंड भगवान मुझे इतनी बुद्धि दो कि यह तय कर सकूं कि कहां चेंज करूं और कहां स्वीकार करूं। बस सारे जीवन का खेल आप इससे निकाल सकते हो, सेरेनिटी। हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, या तो बदलो या स्वीकार करो। तीसरा कुछ भी कर रहे हो तो मूर्खता है। फ्रस्ट्रेशन में रहना, चिल्लाना, गुस्सा करना, डिप्रेशन में जाना, ये सब ठीक नहीं।
या तो स्वीकार कर लो या तो बदलो, नहीं बदल सकते हो स्वीकार कर लो, बात खत्म। अब आगे बढ़ जाओ, ट्वैक 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 करिए, आगे बढ़ जाइए, अटकिए मत वहां। So this is the message. Sometimes we have to accept it. पिछले साल मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ, करीब 1.5 महीने तक उसका डायग्नोसिस और दुनिया भर में रिपोर्ट्स दी, 4 ट्यूमर, 2 इधर 2 इधर। अब आप बताइए कि सारे जीवन 27 साल की प्रैक्टिस में मैं हेल्थ पे ही काम कर रहा हूँ, और इंदौर के अंदर हर डॉक्टर हमको एक हेल्थ फिटनेस के फ्रीक के रूप में जानता है। मुझे लगा कि यार लोग क्या कहेंगे कि यार देखो साला खुद ही इतना करता था, खुद को क्या होगा। लेकिन अब वो 1.5 महीने बाद मतलब 4 CT स्कैन हुए, पेट स्कैन हुआ, बायोप्सी हुई, कैंसर हॉस्पिटल में गया, वहां पे मरीजों के फोन, नहीं यार डॉक्टर रावत ही बैठे, मैंने किसी और के लिए नहीं आए, खुद के लिए आए, खुद ही है, खुद ही बैठे, मैंने देखा ऐसी बातें होने लग गई। बाद में पता पड़ा चलो वो कैंसर नहीं था, वो क्लॉट्स थे, पैर से चले गए थे। फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था उनको, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ट्रीटमेंट हुआ। अभी भी मैं ब्लड थिनर्स ले रहा हूं। एक्सेप्टेंस, सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, यू हैव टू एक्सेप्ट द डिसीज। नींद नहीं खराब करना, स्वीकार करना। और भगवान का खेल है, आप इससे बचोगे दूसरी कुगली फेंकेगा, फिर उससे बचोगे फिर एक और कॉल आएगी, तो जीवन भर किसी ना किसी तरह की गेंद फेंकेगा ही फेंकेगा। कई बार कोई एकाएक अप्रत्याशित चीज होता है हमारी लाइफ में, तो हमें ना 5 चीजों से गुजरते हैं। भाई साहब आपकी ना गाड़ी ठोक दी किसी ने, अब बताओ, सबसे पहले तो बोलेंगे डॉक्टर रावत क्यों गप मार रहे हो, तुम्हें क्या पता है मेरी कौन सी गाड़ी है ना। जिसको हार्ट अटैक होता है ना, अरे गैस अभी गैस, एसिडिटी एसिडिटी, मानते थोड़ी ना हार्ट का प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो गई डॉक्टर साहब, कल रात को पकौड़े खाए थे। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज क्या? डिनायल। 5 चीजें होती है, दाबड़ा कहते हैं इसको, DABDA। तो पहला होता है डिनायल। दूसरा, अरे साहब मेरे को क्यों अटैक्सिया हो गया, मेरे को क्यों हो गया। आखिरी में दिस इज दाबड़ा, DABDA। कभी भी हमारी लाइफ में कुछ अप्रत्याशित गलत हो जाता है, कोई एकाएक न्यूज आ जाए, तो हम इन 5 स्टेजेस से निकलते हैं। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम खुद और हमारे घर वाले इन स्टेजेस से निकलकर कहीं अटके नहीं और एक्सेप्टेंस पे तुरंत पहुंचे। अमिताभ बच्चन को बचपन में देख लिया उसने, मेरे माँ बाप को किसी ने मारा है, वो एंगर में पड़ा हुआ है, 25 साल तक गुस्से में अटक गया हुआ एंगर पे, गलत। एक माँ के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वो 2 घंटे तक बच्चे की लाश को न छोड़े, वो ठीक। 2 हफ्ते तक लाश को पटका के रखे, नहीं मरा नहीं मरा नहीं मरा, ये गलत। गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, 2 दिन तक आपको भूख नहीं लगी, वो ठीक। 2 साल तक आप डिप्रेशन में चले गए, गलत। अटकना नहीं है। ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट अ ड्रामा। मतलब इसको हिंदी में कह सकते हैं लीला। हमारे पिताजी कहते हैं जिंदगी लीला है। लीला का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, तो 2 शब्द को मिला के मैंने लिख दिया डिवाइन ड्रामा। वी आर ऑल हैविंग टाइम पास, ट्रस्ट मी, कोई उद्देश्य नहीं है, मैं नहीं मानता हूं कोई उद्देश्य। बस यही बात है कि टाइम पास है, पर ये टाइम पास जितना नॉन वायलेंट हो उतना अच्छा। कंप्लीट नॉन वायलेंस तो पॉसिबल नहीं, तो किसी और दिन बात करेंगे। मेरा तो जीवन का एक ही ध्येय है, नॉन वायलेंस। मैं सिर्फ एक ही धर्म में विश्वास करता हूं, अहिंसा। अहिंसा पॉसिबल नहीं, थोड़ी बहुत पॉसिबल है, पर हम सब हिंसक लोग हैं, क्योंकि नेचर का तो हिंसा कर ही रहे ना। वही आप हमारी टेक टॉक की बात कर रहे थे, जो टेक टॉक है बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, उसमें मैंने यही बात करी है कि जीवन से क्या लिया क्या दिया। अहिंसात्मक तरीके से जीना बहुत मुश्किल है, पर जितना हो सके उतना तो अहिंसा करो, हिंसा ना करो। तो टाइम पास तो है, जितना अहिंसक होकर करे उतना अच्छा। और मजे की बात यह है कि हम खुद ही खुद को सीरियसली ले रहे होते हैं, दूसरा तो ले भी नहीं रहा आपको सीरियसली। हमारी शादी हुई, मैं छुट्टी पे जा रहा था, यहाँ पे एमआई हॉस्पिटल में एमडी कर रहा था, डॉक्टर पुरानी हमारे प्रोफेसर थे। तो डॉक्टर पुरानी सर से मैंने कहा सर मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ जरा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। तो मैं अपने वहाँ पे सीनियर रेसिडेंट को बताने लगा,
मैंने कहा यार देख, इस मरीज का ऐसा डिस्चार्ज कर देना, इसकी ये रिपोर्ट लेनी है, इसका कल ऑपरेशन है, इसका ये कर देना, उसका वो कर देना। डॉक्टर पुरानी ने मेरे को बोला, भरत इधर आ। मैंने कहा यस सर। पुरानी सर कहते हैं यार ये बताओ ये क्या है? तो ये क्या है? चिपकली और क्या है? कहते हैं पता है चिपकली क्या सोच रही है? मुझे क्या सोच रही है? बोले चिपकली सोच रही है कि मैं हटी और छत गिरी। समझ में आ गया, मेरी अवतार चिपकली जैसी थी। बोले तेरे 10 दिन में छुट्टी जाने से हमारा अस्पताल बंद नहीं हो रहा है, निकलो। हम सब भी ऐसे ही निकलने वाले हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा देश, फिर एक प्रदेश, फिर एक छोटा सा शहर, फिर एक छोटा सा मकान, और उसमें बहुत छोटे से हम, और इतना बड़ा अहम। ये बात, ये कुछ पुस्तकें हैं जो रीडर्स पैराडाइज में यहाँ पे उपलब्ध हैं। मैं अपने मैसेजेस इंस्टाग्राम पे हर हफ्ते डालता हूँ। दोस्तों ये भी कुछ दवाइयाँ हैं जो दुकानों पे नहीं मिलती, पर ये बहुत यूजफुल है। और इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये महंगी भी नहीं है और इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं। क्या आप वो दवाइयाँ देखना चाहेंगे? ये देखिए, प्राणायाम, योगा, घर का खाना, एक्सरसाइज, गुड रीडिंग, सिंपल कंपनी, अच्छी नींद, मेडिटेशन, स्टेबल मूड, इन दवाइयों पर नहीं भूलना। Ataxia is a chronic disease, but we can still live with it. Like other diseases, we need to avoid under or over treatment. We should try to keep a happy mood. We need to learn to enjoy simple toys of life to be able to live in ease and peace. A peaceful, fear-free mind is a great friend, is a great healer. And remember, it's not a big deal. मेरे साथ जोर से बोलिए, It's not a big deal. It's not a big deal. और वापिस, It's not a big deal. 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 कुछ भी लाइफ में हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, मनी की प्रॉब्लम हो, पड़ोसी की प्रॉब्लम हो, मेड बिना बोले छुट्टी पे चली गई, पड़ोसी के कुत्ते ने फिर पॉटी कर दी घर के सामने, उसने पार्किंग गलत कर दी, उसने ये कर दिया, not a big deal. Trust me, we are only overreacting. It's not a big deal. 50 साल बाद वो इतनी इंपॉर्टेंट लगेगी क्या? बस दिस इज द बिगेस्ट प्रूफ। समय से बढ़ के कोई प्रूफ नहीं होता। जो चीज 50 साल बाद भी बड़ी लगे वही बड़ी, 50 साल बाद कोई चीज उतनी बड़ी नहीं लगी। तो दिस इज द प्रूफ, इट्स नॉट अ बिग डील। सो वी शुड जस्ट ट्राई टू सी दैट वी मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। पॉजिटिव एनर्जी से फुल हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैंने जो सीखा, हर ने कुछ सीखा होगा, पर मैंने एक चीज आपसे सोच ली है अभी से कि बुद्धि का ज़्यादा उपयोग नहीं करूँगा। और मैं चाहूँगा कि हर कोई इस जो सर ने प्रेरणादायक बातें कही उसमें कुछ न कुछ एक भी चीज़ गेन करेंगे तो शायद हम लोग 80% जो है ज़्यादा जी सकते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर रवीना भी जाना चाह रही थी, उन्हें कुछ काम था, लेकिन सर ने जैसे उनका भाषण शुरू किया तो वो भी अपने आप को रोक नहीं सकी और वो रुक गई। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा 2 मिनट हो गए, एक स्मृति चिन्ह देकर उनका सत्कार करें। सर 1 मिनट रखा नहीं। श्रीमती रेशमी गुप्ता जी, वेलकम सर।